आज शाहजहांपुर में मैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया हूं पार्टी के, और काफ़ी समय से ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। आज बहुत सारे नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये हम सारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। हम सब लोग इस घोषणा से उत्साहित हैं और इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 2022 के लिए केजरीवाल साहब का ऐलान हो, और उसकी विधिवत घोषणा कल उन्होंने कर दी। इसके साथ साथ पंचायत का चुनाव जब अप्रैल में होने जा रहा है, संभवतः सिंबल पे होगा तब भी, और अगर सिंबल पे नहीं होगा तो अपने समर्थित उम्मीदवार पार्टी की ओर से हम लोग 3100 सीट जो यूपी की है जिला पंचायत की, उस पर चुनाव लड़ाएंगे। कल जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, आज तो मुख्यमंत्री जी भी बोल पड़े, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हो, मोहसिन रजा इनके मंत्री हो, सिद्धार्थनाथ सिंह जी हो, सारे लोग टूट पड़े, बौखला गए। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम स्वास्थ्य पे बात करने के लिए तैयार हैं, हम शिक्षा पे बात करने के लिए तैयार हैं। मुझे बहुत खुशी है कि केजरीवाल जी के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म की नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी की चर्चा होगी। संजय जी, बहुत खुशी की बात है। इतिहास गवाह रहा है, जब भी आपने दिल्ली से बाहर निकलकर, चाहे गोवा हो, हरियाणा, मैं अभी सारी बातों का जवाब दूंगा, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं आपका, पहले बोल लेने दीजिए। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कल सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जैसे ही कहा, हम शिक्षा मॉडल पे बात करने को तैयार हैं, हम चिकित्सा के मॉडल पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये, किस शिक्षा मॉडल की बात आप कर रहे हैं? जहां पे प्राइमरी स्कूलों में जानवर बांधे जाते हैं, जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है, जहां आज भी 28,000 स्कूलों के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं उत्तर प्रदेश में, जर्जर हालत में बिल्डिंगें हैं, बच्चे बैठते हैं तो डर लगता है, टाट पट्टी पे बैठते हैं। आप उस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और किस स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं? सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 60 मासूम बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, और जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं अगस्त सितंबर में तो बच्चे मरते ही रहते हैं। ये आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन बावजूद इसके आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती को स्वीकार किया है। 22 दिसंबर को वो लखनऊ आ रहे हैं और खुली बहस और चर्चा शिक्षा मॉडल पे, स्वास्थ्य मॉडल पे, बिजली के मॉडल पे, पानी के मॉडल पे करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देते हैं, पानी 20,000 लीटर मुफ्त देते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं। दिल्ली में हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दुनिया में एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है। तो ये सारी जो दिल्ली की सुविधाएं हैं, दिल्ली का मॉडल है केजरीवाल जी का, वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और उस पे उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन हासिल करेंगे। यही बरेली में 965 लोगों की कोरोना की जांच हो गई, पता चला वो इंसान मौजूद ही नहीं। आज आदित्यनाथ जी कह रहे हैं हमने दिल्ली से बेहतर लड़ाई लड़ी कोरोना में। अरे भैया, आप ऐसे लड़ाई लड़ोगे तो आप पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराओगे। इंसान मौजूद नहीं, भूतों की जांच कर दी कोरोना की। ऑक्सीमीटर 800 का 5,000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा, पीपी किट का घोटाला किया और कोरोना में भूतों की जांच कर दी। इंसान मौजूद नहीं, जांच हो गई। और जब नंबर चेक किया आप अखबार वालों ने, तो उसका नंबर आता है 00000 और 00000। वाह भाई, आप ऐसे कोरोना से लड़ रहे हैं।
तो नो टेस्टिंग नो कोरोना के फॉर्मूले पे आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं, कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अपने एक ईमानदार विकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आई है और हम अपने मुद्दे जनता के बीच में लेके जाएंगे और उस पर लोगों का समर्थन हासिल करेंगे। अब आप लोगों का कोई प्रश्न? संजय जी, आपने दिल्ली को छोड़कर, चाहे वो गुजरात रहा हो, गोवा हो, हरियाणा हो, वहाँ जो आपने चुनाव लड़ा तो आपको काफी नुकसान हुआ, सिवाय पंजाब में। पंजाब में जरूर आपको सीटें मिली, अब आप उत्तर प्रदेश में आए, क्या एजेंडा रहेगा आपका यहाँ पर? देखिए, एजेंडा मैंने साफ कर दिया। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, बदतर कानून व्यवस्था, ये 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आज महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। आपने अब तक सुना होगा डकैत फरार, चोर फरार, माफिया फरार। उत्तर प्रदेश में एसपी फरार, पाटीदारी फरार हो गया बेचारा, पाटीदार एसपी फरार। क्यों? इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या में उसका नाम आता है, रंगदारी मांगता है। यहां एसपी रंगदारी वसूल रहा है। गुंडे माफिया तो छोड़ दीजिए, एसपी रंगदारी वसूलता है, गुंडा टैक्स वसूलता है। तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं जिसको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया वो महत्वपूर्ण है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 7 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। एक राज्य में हमने 3 बार सरकार बनाई। पहली बार हमारे 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। आज की तारीख में 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 राज्यसभा के हमारे सांसद हैं। हमारी गोवा में चुनाव हम लड़े तो 6% हमारा वोट आया, और जब पंजाब में हम चुनाव लड़े तो हम वहां प्रमुख विपक्षी दल बन के आए हैं। अब धीरे धीरे हमारा 3 बार का टर्म हो गया दिल्ली में, तीसरा टर्म है। अब धीरे धीरे पूरे देश में हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है, हमारा विस्तार हो रहा है, संगठन का निर्माण हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और ये विवेक हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। हम अपनी बातें उनके बीच में कहेंगे, कहाँ कितना समर्थन मिलेगा, डेमोक्रेसी में वही मालिक है और उन्हीं को तय करने दिया जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे या किसी दल के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो कुछ भी होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अभी आज की तारीख में मुझसे आप पूछेंगे तो इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समय आने पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय में फैसला लेगा कि हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक तमाम बड़े समीकरण बनते हैं। दिल्ली में आप रहे हैं, 3 बार सरकार बनाई, वहाँ पे इस टाइप का कुछ अभी तक नहीं हुआ। यहाँ उससे कैसे पार पाएंगे? हिंदू मुस्लिम कार्ड जो यहाँ पर चलता है। आप शायद भूल गए क्या हुआ था इस बार के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम पर चुनाव कराने का नंगा नाच किया, अमित शाह जी के नेतृत्व में। नंगा नाच जिसको कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी तक कहा गया। और ऐसा नहीं, यूपी बिहार के लोग ही रहते हैं दिल्ली में, उनको पता है किस तरह की हमने स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की सेवाएं, पानी की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं दिल्ली में दी हैं। इसलिए मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यहीं पला बढ़ा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के नस नस से वाकिफ हूं। तो इसलिए कोई ये समझे कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझ नहीं रखते या उत्तर प्रदेश की राजनीति हमें आती नहीं। पिछले 5 महीने से कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति? 5 महीने से जनता के जितने बुनियादी मुद्दे हैं सबसे प्रखरता और मजबूती के साथ मैंने आवाज उठाई। 14 मुकदमे कर दी बाबा जी ने मेरे ऊपर। 14 मुकदमे 4 महीने में माफिया पे नहीं किया, देशद्रोह लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। और कैसे होती है विपक्ष की भूमिका? संजय जी, एक चुनाव, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें भाजपा नेता कह रहे हैं कि राजनीतिक दल इसको तूल दे रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसानों के इस आंदोलन को हर इंसान को तूल देना चाहिए, हर व्यक्ति को तूल देना चाहिए। जो अन्नदाता का दिया हुआ खाते हैं वो अन्नदाता के प्रति वफादारी दिखाएं, और जो एक कहावत चल रही है कि कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दलों से, सभी आम इंसान से, हिंदुस्तानी से ये अपील करूंगा कि किसान का साथ दीजिए। आप राजनीतिक दल के हैं नहीं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, आप उनका साथ दीजिए क्योंकि उनका दिया हुआ खाते हैं आप। और मैं क्यों कह रहा हूं कि साथ दीजिए? क्योंकि इसमें एक कानून ऐसा है जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, वो है असीमित भंडारण का कानून। असीमित कोल्ड स्टोरेज में चाहे जितना भंडारण करके बड़े बड़े पूंजीपति रखेंगे,
सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का किसान से खरीदेंगे और अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। बाजारों में जब उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। देश में महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान करने का बिल मोदी जी ने पास कर दिया और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। माइक तोड़ा था तो पूरी भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक रो रही थी। आज आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। मुझे तो निलंबित किया गया, आपको भी निलंबित होना चाहिए। आप किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद उधम सिंह के वंशजों को, लाला लाजपत राय के वंशजों को, शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनके वंशजों को आप आतंकवादी कह रहे हैं इसलिए कि वो पगड़ी बांधते हैं, वो सिख समुदाय से आते हैं। और मैं ये मांग कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इतने कमजोर हैं कि उनके रहते हुए खालिस्तानी भी सक्रिय हो जा रहे हैं और नक्सलवादी भी सक्रिय हो जा रहे हैं और पाकिस्तानी भी सक्रिय हो जा रहे हैं और चाइना वाले भी सक्रिय हो जा रहे हैं और अब अर्बन नक्सल भी सक्रिय, तो तुम बने किस बात के लिए हो भैया गृह मंत्री? इस्तीफा देके गुजरात जाओ, घर बैठो अपने। ये जो किसी भी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है बीजेपी की, कि हर किसी आंदोलन में कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, कभी पाकिस्तान का हाथ, कभी चाइना का हाथ, तो तुम कर क्या रहे हो? जब तुम्हारे रहते हुए कुछ रुक ही नहीं पा रहा है तो इस्तीफा देके घर जाओ। सरकार तुम्हारी है, रोना तुम ही रोते हो। इसमें खालिस्तानी आ गए जी, इसमें देशद्रोही आ गए जी, तुम्हारे रहते हुए आ कैसे जा रहे हैं? किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं, गुजरात के कच्छ में किसानों से बात की, कह रहे हैं कि हम असली किसानों से ही बात करेंगे। तो दिल्ली में जो लोग बैठे वो कौन है? देखिए, असली किसान ही दिल्ली में भी बैठे हैं और असली किसान भी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी आंदोलन कर रहे हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बिहार में, अलग अलग हिस्सों पे लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन हो रहा है। अब ये प्रचारित करने के लिए आप किसी एक हिस्से को बदनाम करेंगे कि वहीं के लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, उनका मुद्दा समझिए ना। मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया और एक सांसद होने के नाते मैं आपको 3 मिनट में समझा सकता हूं कि यह काला कानून कितना किसानों के विरोध में है। आपने एमएसपी की गारंटी इसमें नहीं दी। कह रहे हैं साहब पहले भी नहीं थी, तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट खेती भी नहीं थी, पहले तो असीमित भंडारण का भी कानून नहीं था, पहले तो जीएसटी भी नहीं हुई थी, पहले तो नोटबंदी भी नहीं थी। तो किसानों के हित में जो एमएसपी मांग रहे हैं वो कानून हम नहीं बनाएंगे और किसान जो नहीं मांग रहे हैं वो हम जरूर बनाएंगे। तो ये क्या मतलब है? मतलब वो आपसे असीमित भंडारण का कानून नहीं मांग रहे हैं, आप वो बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून नहीं मांग रहे हैं, वो आप बनाएंगे। वो कह रहे हैं हमको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दे दो और उसको लागू कर दो और C2 प्लस 50% यानी लागत मूल्य पे 50% मुनाफा दे दो, वो हम नहीं लागू करेंगे, उसको भाषण से मान लीजिए। अरे भाई, कोई भी समझदार आदमी, यहां वकील होगा कोई तो जानता होगा, किसी भी न्यायालय में हमारी फरियाद तब सुनी जाएगी एमएसपी पे जब एक्ट में लिखा होगा। भाषण से न्यायालय नहीं चलता है। अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, वो न्यायालय में जाएगा, न्यायाधीश कहेंगे एक्ट में कहां लिखा हुआ है, तो वो किसान कहेगा अरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, आपने सुना नहीं जज साहब? तो जज साहब उसकी याचिका लेके कूड़ेदान में डाल देंगे। तो एक्ट से मिलता है एमएसपी। भाषण में तो 2 करोड़ रोजगार भी प्रधानमंत्री जी देते हैं, 15 लाख भी देते हैं, काला धन भी लाते हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या कैसा इंडिया बनाने की बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि किसान का जो आंदोलन है वो बहुत पवित्र है, उसको लाठी और आंसू गैस के गोलों से नहीं, उनके साथ इंसानियत से पेश आइए और उसका समाधान